फर्स्ट चैप्टर कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। बेटा कमीशन एंड ब्रोकरेज जो दिया हुआ है इतना ही समझना, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, यह आपका सेलिंग प्राइस पे निकलेगा। जो आप लोग एजेंट को कमीशन और ब्रोकरेज देंगे वो आप सेल्स अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट, अब डिस्काउंट में आपको बैंकर डिस्काउंट की बात करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट की बात करेंगे, कैश डिस्काउंट की बात करेंगे। तो जैसे जैसे मैं एमसीक्यू बताते जाऊंगा उसके साथ हम इसको फॉर्मूले को भी रिकलेक्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे है ना आपका फर्स्ट एमसीक्यू रहा ये वाला, द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ। अब बेटा फेस वैल्यू क्या होता है एंड प्रेजेंट वर्थ क्या होता है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। सपोज मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर मैं मार्केट में बेचना चाहता हूं। इस मार्कर की जो वैल्यू है सपोज 50 रुपीज़ है। मैंने कस्टमर को बोला भाई ये 50 रुपीज़ का है, आपको चाहिए तो ये लेके जाओ और मुझे पैसे दे दो। तो मैं उसको ये मार्कर दे दूंगा और वो मुझे पैसे दे देगा। तो 50 रुपीज़ आए और ये पैसा मार्कर चला गया। अच्छा, इस मार्कर की वैल्यू 50 रुपीज़ है, उसको बोलेंगे प्रेजेंट वर्थ। क्या बोलेंगे बेटा? प्रेजेंट वर्थ। तो ये प्रेजेंट वर्थ का मतलब क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी का आज का वैल्यू कौन सा है, किसी भी कमोडिटी का आज का वैल्यू कौन सा है उसको बोलेंगे प्रेजेंट वर्थ। तो ये 50 रुपीज़ था मेरा प्रेजेंट वर्थ। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मुझे कस्टमर ने बोला कि सर 50 रुपीज़ इतनी महंगाई है, मैं 50 रुपीज़ अभी नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे मार्कर दे दो, मैं 50 रुपीज़ आपको है ना 3 मंथ्स के बाद दूंगा। बोला यार 3 मंथ्स के बाद तू मुझे 50 रुपीज़ देगा, मेरा मार्कर तो जा रहा है, मुझे पैसा 3 मंथ्स के बाद आएगा। रुक वेट कर, मैं देता हूँ तेरे को मार्कर, बट अभी 50 रुपीज़ नहीं होगा। अभी है ना मैंने कैलकुलेशन बिठाया मेरे माइंड में, अपना कैलकुलेशन 5 रुपीज़ ऐड किया ऐसे ही, और 55 रुपीज़ मैं उसको बोलने वाला हूँ भाई अभी अगर तू मुझे अगर 3 महीने बाद पैसा देगा आफ्टर 3 मंथ्स, तो अभी इस मार्कर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55। कि मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है ना, अगर आप ऑन द स्पॉट पैसा दोगे तो 50 रुपीज़, बाद में दोगे तो थोड़ा उसमें ऐड करूंगा। ये जो मैं थोड़ा बहुत ऐड कर रहा हूं उसको बोलते हैं बेटा ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ट्रू डिस्काउंट। क्लियर है कि नहीं? और जो 55 रुपीज़ आया ये हो जाएगा मेरा फेस वैल्यू, कि मुझे बिल बनाना पड़ेगा ना उसके ऊपर कि मुझे 3 महीने बाद पैसा देने वाला है। आपने पढ़ा रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, अकाउंटिंग में, ठीक है। तो उसमें क्या पढ़ा था कि जब हम लोग बिल ड्रॉ करते, कौन बिल ड्रॉ करता है? ड्रॉवर। ड्रॉवर बिल ड्रॉ करेगा और वो पैसा फ्यूचर में ड्रॉवी से अपने को मिलेगा। तो ये अपना फेस वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ 50 रुपीज़ था एंड फेस वैल्यू 55 रुपीज़ था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 5 रुपीज़, इस 5 रुपीज़ को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे बेटा ट्रू डिस्काउंट। अंडरस्टूड? क्या बोलेंगे? ट्रू डिस्काउंट। और आपने फॉर्मूला भी पढ़ा रहेगा कि ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है बेटा प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट किया था मैंने, देखो इसने बोला था मैं 3 महीने बाद पैसा दूंगा। बोला वेट, अगर आप 3 महीने बाद पैसा दोगे तो मुझे अपना कैलकुलेशन बिठाने दो। तो मैं अपना कैलकुलेशन कर रहा हूं, PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रू डिस्काउंट। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, समझना भी पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। क्लियर है आपको? तो अगर क्वेश्चन पूछा था डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ, तो आप क्या बोलोगे? ट्रू डिस्काउंट। बट अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा, द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, ओ हो, अब ये बैंकर डिस्काउंट क्या होता है? मेरा वैल्यू हो गया 55, मैंने बिल बनाया उस कस्टमर के ऊपर, कितना? 55 रुपीज़ का बिल बनाया। अब बिल बनाने के बाद मैं उसको बोलूँगा भाई तू साइन कर, तो वो एक्सेप्ट करेगा, वो बन जाएगा ड्रॉवी, मैं बन गया ड्रॉवर। अब बिल का जो ओरिजिनल कॉपी मेरे पास पड़ा हुआ है, डुप्लीकेट कॉपी कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। अब मुझे पैसों की ज़रूरत आई, कुछ XYZ रीजन रहेगा, तो मुझे पैसे की ज़रूरत पाई, तो मैं क्या किया? बैंक के पास गया, बैंक को बोला बैंक मुझे लोन चाहिए। बोला अच्छा आपको लोन चाहिए, ज़रा शकल बताना। बोला वो शकल तो मेरा अच्छा है, लोन दे दो। बोला शकल से लोन नहीं मिलता बेटा, आपको है ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। कुछ है प्रॉपर्टी वगैरह आपके पास? बोला प्रॉपर्टी होती तो मैं बेच के पैसा ले लेता, नहीं है प्रॉपर्टी मेरे पास, बट एक कमिटमेंट है
एक कस्टमर ने मुझे कमिटमेंट करके रखा था ये 55 रुपीज़ का। बोला अच्छा, तो उसने बैंक ने क्या किया, कस्टमर को कॉल किया, बोला कस्टमर क्या आपने कमिटमेंट किया था इसको? बोला हाँ सर मैंने कमिटमेंट किया था, मैं 3 महीने बाद उसको पैसा दे दूंगा। तो बैंक ने बोला ठीक है। अब बैंक ने क्या बोला, मुझे ठीक है आप ये बिल मेरे को दे दो, मैं कस्टमर से पैसा ले लूंगा और मैं आपको भी पैसा दे देता हूँ। बोला अच्छा अच्छी बात है, आप तो भगवान निकले। बोला भगवान की बात नहीं है, हमें भी पैसा कमाना है, ठीक है ना। तो आप मुझे है ना कुछ तो कमीशन दोगे, कुछ तो चार्जेस में लूंगा, तो जो बैंक चार्जेस लेगी उसको बोलेंगे बैंकर्स डिस्काउंट। क्या बोलेंगे बेटा? बैंकर डिस्काउंट। कि बैंक कितना पैसा ले रही है। समझो बैंक ने कुछ पैसा लिया, समझो 7 रुपये ले लिया इसमें से, ठीक है, अपने को कितना दे दिया 48 रुपीज़, ठीक है, 7 रुपये माइनस कर दिया बैंक ने, तो 7 रुपीज़ माइनस किया तो क्या आया 48 रुपीज़। तो बेटा 48 रुपीज़ है ना, ये मेरे लिए हो गया कैश वैल्यू, कि मैंने अपना बिल दिया बैंक को और बैंक ने मुझे क्या किए 48 रुपीज़ दिए। दिस इज द कैश वैल्यू, दिस इज द फेस वैल्यू, और इसका जो डिफरेंस है 7 रुपीज़ उसको बोलेंगे बैंकर डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? बैंकर डिस्काउंट। अब बेटा ये 55 रुपीज़ का मेरा गुड्स नहीं था, ये गुड्स तो रियल में 50 रुपीज़ का था, मैंने अपना 5 रुपये डिस्काउंट उसमें ऐड किया हुआ था, ठीक है, एडिशन किया हुआ था। तो ये 5 रुपीज़ जो आपका ट्रू डिस्काउंट है और ये 7 रुपीज़ जो आपका बैंकर डिस्काउंट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा बैंकर्स गेन। क्या हो जाएगा बेटा? बैंकर्स गेन। बेटा बैंकर्स गेन इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू डिस्काउंट एंड द बैंकर डिस्काउंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर डिस्काउंट एंड द ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड बैंकर्स गेन। बेटा बहुत ज़्यादा इच्छा तो है डिटेल में समझाने की, लेकिन क्या अभी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, एमसीक्यू थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? एक और चीज़ याद रखना कि ट्रू डिस्काउंट निकलता है प्रेजेंट वर्ष से, प्रेजेंट वर्ष से क्या निकलेगा? ट्रू डिस्काउंट, और जो सम ड्यू होता है उससे निकलेगा बैंकर डिस्काउंट। क्या बोला मैंने? प्रेजेंट वर्ष से निकलता है ट्रू डिस्काउंट एंड सम ड्यू से निकलता है बैंकर डिस्काउंट। क्लियर है? अच्छा अभी इसमें ना मुझे बताओ कौन बड़ा रहेगा, टीडी बड़ा है कि बीडी बड़ा है? बीडी एचडी से आ रहा है और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एचडी इज ऑलवेज मोर देन प्रेजेंट वर्थ, एचडी इज ऑलवेज मोर देन प्रेजेंट वर्थ, तो आपका बीडी भी क्या आएगा? मोर देन टीडी। क्लियर है कि नहीं? ऐसी चीजें याद रखनी पड़ेगी। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ड्यू को ही बोलेंगे फेस वैल्यू। जो बिल बनता है ना, बिल, उस बिल पे जो वैल्यू लिखा रहता है वही होता है आपका फेस वैल्यू बोलो या उसको सम ड्यू बोलो, बात एक ही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, एन एजेंट हु गिव्स गारंटी। बेटा जो गारंटी देता है ना, देखो एजेंट का काम क्या होता है? एजेंट बोलता है कि सेलर सुन वहां पे एक बायर है, ठीक है, मैं तुम दोनों को मिला लेता हूं आपस में, तो उसको गुड्स सेल कर देना और मुझे अपना कमीशन दे देना, ये एजेंट का काम है। बट कभी कभी एजेंट क्या बोलते हैं पता है? कि मैं आपसे है ना उनसे पैसा वसूल करके भी दूंगा, मतलब आप गुड्स तो सेल कर रहे हो, साथ में मैं पैसा वसूल करके भी दूंगा, मैं वसूली भाई भी बनूंगा। तो मैं एजेंट भी हूं और मैं वसूली भाई भी हूं। अगर मैं वसूली भाई हूं तो क्या होगा? गारंटी ले रहा हूं मैं पेमेंट की, तो उसको बोलेंगे डेल क्रेडिट एजेंट, और उसको जो कमीशन देते हैं उसको बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। ये एक्स्ट्रा कमीशन होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा का वो डेल क्रेडर एजेंट करके। क्लियर है कि नहीं? जो गारंटी भी ले रहा है, नॉर्मली एजेंट गारंटी नहीं लेता पैसे की, चाहे अगर बात नहीं हुई है, हमारा काम क्या है कि भाई दोनों पार्टीज को आपस में मिलवा देना, ठीक है, बाकी वो जाने ये जाने, हमें तो अपना कमीशन मिलते रहेगा। तो अगर ज़्यादा कमीशन दोगे तो हम आपको गारंटी भी देंगे कि हम कस्टमर से पैसा वसूल करके आपको दे देंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, एन एजेंट हु इज गिवन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। बेटा गुड्स का है ना पोजीशन रखता है, तो एजेंट के पास पोजीशन, उसको बोलेंगे बेटा फैक्टर। क्या बोलेंगे उसको? फैक्टर। याद रखना जो गारंटी ले रहा है वो डेल क्रेडिट एजेंट, जो पोजीशन रख रहा है गुड्स का उसको बोलेंगे फैक्टर। और ऐसा एजेंट है जो गुड्स को सेल करवा के देगा बाय ऑक्शन के थ्रू, तो उसको बोलेंगे ऑक्शनियर, ठीक है, ये बोलेंगे इसको। तो स्पेलिंग अच्छे से लिखना बेटा, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका कवर हो रहा है और एमसीक्यू भी कवर हो रहा है, दोनों में एक साथ कवर कर रहा हूं। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना आपको? 3 चीजें बताई मैंने, डेल क्रेडिट एजेंट, फैक्टर एंड ऑक्शनियर। देन
ओहो, 7th क्वेश्चन। बेटा 7th क्वेश्चन के पहले आपने स्टैंडर्ड 8 में ना एक चैप्टर पढ़ा रहेगा इंटरेस्ट करके, और इंटरेस्ट में आपने पढ़ा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट वाला। क्या आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है? ये अगर मैं किसी को नींद में भी पूछ लूँ ना तो उसको याद होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, यही था कि नहीं? प्लस सिंपल इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल पे निकलता है, वही प्रेजेंट वैल्यू पे, तो प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ये अपॉन 100 इसके लिए होता है, आर अपॉन 100। ठीक है, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब आपने ना बैंकर्स गेन का फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, बैंकर्स गेन BG। सर बैंकर्स गेन का तो फॉर्मूला अभी आपने बोला, बैंकर्स गेन इज द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। ये अभी भी पढ़ा था आपने कि बैंकर्स गेन इज द डिफरेंस बिटवीन द BD एंड TD। अच्छा, बैंकर्स गेन का एक और फॉर्मूला था TD इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, अच्छा ऐसा फॉर्मूला जो इसके ऐसे ही दिख रहा है आपको। एक और मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको, एक और फॉर्मूला बताता हूं, मुझे याद आ रहा है। हाँ, TD का एक TD का फॉर्मूला है ट्रू डिस्काउंट का, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। प्रेजेंट वर्थ पे निकलता है ट्रू डिस्काउंट। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो दोनों फॉर्मूला देख लो, ये वाला फॉर्मूला देख लो, ये सब सिंपल इंटरेस्ट जैसे लग रहे हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट कि ये इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 जो भी है। अब इसमें है ना, बैंकर्स गेन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, ऐसा इसको बोला जाता है। तो बैंकर्स गेन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। बेटा आपको लॉजिक के साथ चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपको फॉर्मूले भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको। और ऐसे पढ़ोगे तो आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाले चैप्टर है ना, वो भी आपको इजी लगने लगेंगे। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो। बेटा चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 पूरे वर्ड प्रॉब्लम है जो आपको बहुत दिक्कत पैदा करते हैं। ठीक है ना? चैप्टर 1, 2 में से कोई एक चैप्टर ऑप्शन छोड़ सकते हो। क्लियर है कि नहीं? बट MCQ तो आप कैसे ऑप्शन छोड़ेंगे, वो तो कंपलसरी आते हैं। तो जिसका 180 में से 80 आना रहता है ना, वो रह जाते कि ऑप्शन छोड़ देते। तो बेटा ऐसा नहीं करना है कि MCQ अगर आपको पूरा अच्छे से चाहिए ना, तो उसके लिए आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़े। भले आप सम ऑप्शन में छोड़ दो, और आपको लग रहा है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसके करवाने चाहिए 1-2, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको वो भी कवर कर लूँगा। ठीक है ना, जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया अपना ये। ओके, 8 वाला क्या बोल रहा है? 8 बोल रहा है कि बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज डैश देन द ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, अभी यहां पे लिखा था अपन ने, कुछ बातें बताई थी मैंने आपको। देखो एक बार, यहां पे कहीं लिखा था अपन ने, हाँ, बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, हायर देन द ट्रू डिस्काउंट। क्लियर है कि नहीं? अभी कवर अप हुआ था। तो याद रखना, बैंकर डिस्काउंट सम ड्यू पे निकलता है ना, इसलिए वो बड़ा रहता है। तो बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज हायर देन या ग्रेटर देन या मोर देन लिख सकते हो कुछ भी, तो हायर देन द ट्रू डिस्काउंट। क्लियर? अभी क्वेश्चन नंबर 9, द डेट बाय विच द बायर इज लीगली अलाउड टू पे। बेटा नॉर्मली अलाउड टू पे होता है नॉमिनल ड्यू डेट पे, मतलब जो ड्यू डेट होती है ना उसको बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। बट गवर्नमेंट 3 दिन एक्स्ट्रा देती है, कुछ भी हो सकता है, ऊंच नीच हो गई तो 3 दिन एक्स्ट्रा दिया है, उसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। तो वो ऐड करने के बाद जो डेट आती है उसको बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। अंडरस्टूड? लीगल ड्यू डेट अच्छे से लिखना उसको स्पेलिंग के साथ। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब मैं आपको डिस्काउंट के बारे में बताता हूं। जब भी गुड्स बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो एक प्राइस डिसाइड होता है, उसको बोलेंगे हम लोग लिस्ट प्राइस या फिर मार्क प्राइस, या फिर उसको बोलेंगे बेटा कौन सा, MRP, और एक और इसका नाम है कैटलॉग प्राइस। ये 4 नाम है बेटा। क्या बोला, वापस सुनो, कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और MRP वैल्यू, ये पहले डिसाइड होता है। उसके बाद है ना
जब होलसेलर आता है मैन्युफैक्चरर के पास खरीदने के लिए, बोला हमें ना लमसम में ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो प्लीज़ कुछ डिस्काउंट दे दो मुझे, तो ट्रेडिंग के टाइम पे जो डिस्काउंट हो रहा है उसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, टीडी। क्लियर है? फिर टीडी माइनस करेंगे, इसमें से टीडी माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उतना इनवॉइस बनेगा, उसको बोलेंगे इनवॉइस प्राइस। बेटा बिल इतने का नहीं बनता, बार्गेनिंग करने के बाद बिल बनता है। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो जो आया उसको बोलेंगे इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस में वापस में कैश पेमेंट के टाइम भी बार्गेनिंग होता है। जब आप रोकड़ा लेके जाते हो पार्टी के बाद, बोला हम लोग कैश पेमेंट करें, कुछ तो डिस्काउंट दो, उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। तो जो बचेगा उसको इसमें माइनस करेंगे तो नेट सेलिंग प्राइस, एनएसपी। ये नल्ला सोपारा नहीं लिखा मैंने, ये क्या है? नेट सेलिंग प्राइस। क्लियर है कि नहीं? तो इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट करेंगे तो आएगा नेट सेलिंग प्राइस। और नेट सेलिंग प्राइस को कंपेयर करने का कॉस्ट प्राइस से, सीपी, तो अपने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपको पिरामिड दिमाग में रहना चाहिए, तो सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। ठीक है? अगर समझो किसी ने पूछा कि इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है? अगर किसी ने पूछा एनएसपी क्या आएगा, नेट सेलिंग प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। प्रॉफिट क्या आएगा? तो एनएसपी माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस माइनस एनएसपी। अंडरस्टूड? अच्छा, कभी कभी रेट भी दिया होता है, मतलब टीडी का रेट दिया है 2%, 5%, तो वो कैलकुलेट करने का लिस्ट प्राइस पे, मतलब ट्रेड डिस्काउंट का रेट इज ऑलवेज अप्लाइड टू द लिस्ट प्राइस। कैश डिस्काउंट का रेट दिया हुआ है, उसको अप्लाई करना है इनवॉइस प्राइस पे। क्लियर है कि नहीं? तो ये पिरामिड भौतिक काम का, इसमें सारे फॉर्मूले भी हो गए, याद करने की जरूरत नहीं, समझ के करना है अपने को। तो सर ये क्यों बताया आपने? इधर काम आने वाला है। When only one discount is given, बेटा वन डिस्काउंट का मतलब सिर्फ पहला वाला डिस्काउंट दिया है टीडी, तो सिर्फ आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा पता है? कैश डिस्काउंट तो है ही नहीं अपने पास, सिर्फ यही दिया हुआ है। तो जब ये नहीं है तो ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा ना। आईपी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एनएसपी। तो आईपी इक्वल टू क्या आ जाएगा? नेट सेलिंग प्राइस। तो ये पिरामिड याद रखोगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 अपना बहुत ही अच्छे से हो गया। पूरा रिकलेक्ट भी मैंने आपको करवा दिया, क्या क्या फॉर्मूले थे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो पूरा कवर हो गया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 है आपका इंश्योरेंस एंड एन्युटी। बेटा इंश्योरेंस करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। अब इंश्योरेंस करवाते हैं, याद रखना सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, वो हिसाब से हम दिमाग में लगाते हैं कि इंश्योरेंस कितना करवाना चाहिए। जैसे आपके घर वाले बोलते हैं कि मेरा बेटा तो करोड़ों में एक है, तो उनकी मम्मी ने उनका आइडिया लगाया कि भाई मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा वो करोड़ों में एक है, तो वो प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई। अब हमें डिसाइड करने की पॉलिसी कितना निकालो उसकी, क्या करोड़ों की निकालूं कि पॉलिसी अगर ज़्यादा निकालोगे तो प्रीमियम भी ज़्यादा आएगा। तो बोलने की बात है कि प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे ना याद रखना, इधर में एक पिरामिड बना रहा हूँ, वो दिमाग में डाल दिया, पूरे फॉर्मूले आपके कवर हो जाएंगे। पिरामिड ऐसा है कि सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी वैल्यू जो मैक्सिमम रहेगा। हम डिसाइड करते हैं कि पूरा 100% इंश्योरेंस करूं कि 80% करूं कि 70% करूं इंश्योरेंस। तो मैंने समझो कम इंश्योरेंस किया तो उसको बोलेंगे अपना पॉलिसी वैल्यू, कि आप इंश्योरेंस कितना निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं इंश्योर्ड वैल्यू। तो आपको क्वेश्चन में ना इंश्योर्ड परसेंटेज दिया रहेगा, उस इंश्योर्ड परसेंटेज को प्रॉपर्टी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का, तो आपको मिलेगा पॉलिसी वैल्यू। क्लियर है? फिर पॉलिसी वैल्यू मिलने के बाद आपको रेट ऑफ प्रीमियम दिया रहेगा, रेट ऑफ प्रीमियम को इस पे अप्लाई करना है पॉलिसी वैल्यू पे, तो आपको आएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अमाउंट ऑफ प्रीमियम मतलब प्रीमियम निकाल सकते हैं आप इससे, पॉलिसी वैल्यू आ जाएगा तो। और जैसे प्रीमियम निकल गया तो प्रीमियम पे अपने को कमीशन मिलेगा, एजेंट को कमीशन। क्लियर है कि नहीं? बेटा क्या होता है, एजेंट आता है आपके घर पे और आपको बहुत सारे मरने के प्लान बताता है, मतलब एलआईसी एजेंट तो ऐसे ही होते हैं, ये ले लो वो ले लो, मरने के बाद इतना मिलेगा, जिंदा रह गए तो इतना मिलेगा। तो यहाँ पे एजेंट का काम क्या रहता है कि वो ना इस स्कीम के बारे में बताएगा आपको। अब आप क्या करोगे कि एजेंट को है ना कंपनी के नाम पे चेक दे दोगे, वो हो गया प्रीमियम। अब प्रीमियम चाहता है कंपनी के पास, और जैसे प्रीमियम कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हो गया
उसका ही परसेंटेज निकाल के कंपनी एजेंट को क्या करेगी, कमीशन देगी। हम एजेंट को कमीशन नहीं देते, वो कंपनी देती है। हमारा काम है कि हम अपना प्रीमियम पे करते रहेंगे, किसको, कंपनी को। उसके लिए एजेंट याद दिलाता है बार बार, अरे आपने प्रीमियम भरा क्या। वो अपना शुभ चिंतक नहीं है, उसको उसकी कमीशन की पड़ी है, इसलिए वो आपको कॉल करके बोलते रहता है कि भाई साहब प्रीमियम पे कर दो, ड्यू डेट आ गई है, ठीक है। तो उसके कमीशन से मतलब होता है। ये आपको पिरामिड याद रखना है। ये याद रखेगा तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा आपको कि कौन किस पे कैलकुलेट होता है। अच्छा, ये याद रखने के बाद आपको एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कभी कभी है ना लॉस हो जाता है, आग लग गई प्रीमाइसेस पे, तो हम कंपनी को बोलेंगे कि भाई देखो कंपनी, मैंने पॉलिसी निकाला हुआ था, मेरा जो गोडाउन में जो गुड्स पड़ा था वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, तो मुझे पैसा चाहिए। तो आप पहले क्लेम तो करोगे कि कितना पैसा मांगना है। तो हम क्लेम स्टेटमेंट बना के देते हैं, हमारा जो सीए रहेगा वो क्लेम स्टेटमेंट बना के देगा, किसको, कंपनी को। तो क्लेम का फॉर्मूला ऐसा है, मुझे बताओ बड़ा कौन है, प्रॉपर्टी बड़ा है तो नीचे रहेगा, तो ऊपर आएगा बेटा पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू बेटा कभी कभी आपको याद नहीं रहता ना कि प्रॉपर्टी ऊपर है कि पॉलिसी ऊपर है, तो मैं याद रखता हूँ कि प्रॉपर्टी हमेशा नीचे रहेगा। प्रॉपर्टी हवा में नहीं रहती, बेसमेंट में रहती है। तो प्रॉपर्टी क्या रहेगी, आपको नीचे प्रॉपर्टी रहेगी, जमीन से जुड़ी रहती है, ठीक है ना। तो जमीन से जुड़ना है तो नीचे लिखना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी वैल्यू नीचे लिखा आपने, ऊपर आ गया पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू 100 नहीं, इंटू लॉस। बहुत जन यहाँ पे इंटू 100 कर देते गलती में, तो गलती मत करना। क्लेम का फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू इंटू लॉस डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। अंडरस्टूड। फिर एन्युटी की बात करेंगे तो बेटा एन्युटी में दो होता है, एक तो होता है इमीडिएट एन्युटी, एक होता है एन्युटी ड्यू करके। इसका मतलब एन्युटी का मतलब होता है आप इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हो, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप किस्तों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फिक्स अमाउंट एक है जो आप बैंक को दे रहे हो एवरी ईयर या एवरी मंथ, जो भी बोलो आप। जैसे आपका म्यूचुअल फंड का एग्जांपल है, या फिर आपको पॉकेट मनी मिलता है, आपकी मम्मी आपको पॉकेट मनी दे रही है हर महीने, वो भी आपका एन्युटी का केसेस है। तो इमीडिएट और ड्यू, इमीडिएट का मतलब होता है कि आप इंस्टॉलमेंट एंड में पे कर रहे हो, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। एंड ड्यू का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स आर पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। ये सबका थ्योरी नोट्स पढ़ा हुआ है अपने पास, मैं आपको भिजवा दूंगा। क्लियर है कि नहीं। सम करते हैं फिर वापस उस पर आएंगे हम लोग। 11th क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ मनी टुडे विच इज इक्वल टू सीरीज ऑफ पेमेंट इन द फ्यूचर। मतलब जो फ्यूचर में आप पेमेंट करने जा रहे हो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, द अमाउंट ऑफ मनी टुडे। सपोज मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मेरे सर ने बोला कि नारायण सर मैं आपको है ना हर महीने एक फिक्स अमाउंट दूंगा, जब तक पढ़ाओगे तब तक हर महीने एक फिक्स अमाउंट दूंगा। मैंने तुम्हारे आप हर महीने फिक्स अमाउंट दोगे ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि है ना आप मुझे एक वन टाइम पेमेंट कर दो, मैं फ्यूचर में आपको पढ़ाते रहूँगा। तो जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। जो एन्युटी मुझे फ्यूचर में मिलने वाली थी उसकी आज की वैल्यू क्या है, उसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी। अंडरस्टूड। देन 12th, रेंटल पेमेंट फॉर एन अपार्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो आप रेंटल पेमेंट करते हो, आपके जो मकान मालिक को आप पेमेंट करोगे, आप भाड़ा भरोगे, क्या ये वापस से आपको रिफंड मिलेगा? बेटा डिपॉजिट रिफंड मिलता है, बट रेंट जो आप पेमेंट करते हो रिफंड नहीं मिलता, वो जा रहा है जाते रहेगा जब आप भाड़े पे लिया हुआ है प्रॉपर्टी। तो जो रेंटल पेमेंट है अपार्टमेंट का वो वापस मिलने वाला नहीं, तो इसको बोलेंगे बेटा अपन परपेचुटी। क्या बोलेंगे उसको? परपेचुटी। ठीक है, तो ये वापस रिटर्न अपने को मिलने वाला नहीं है। क्लियर है कि नहीं? ये एग्जांपल है इसका। हाँ, आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इंस्टॉलमेंट हो जाता था, वापस आपको मिलता था, इसको परपेचुटी, कीप ऑन पेमेंट। ठीक है ना, तो रेंटल पेमेंट क्या आएगा? परपेचुटी करके, याद रखना इसको। देन आफ्टर डैश इज ए सीरीज ऑफ कांस्टेंट कैश फ्लो ओवर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। देखो टाइम पीरियड लिमिटेड है, आप लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप कैश फ्लो करके रखते हो। ठीक है भाई, वापस आपको पैसे मिल जाएंगे इसमें, तो इसको बोलते हैं बेटा एन्युटी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन्युटी कि सीरीज ऑफ कांस्टेंट पेमेंट। समझे? कांस्टेंट मतलब एक फिक्स अमाउंट है जो आप एवरी फिक्स डेट पे आप पेमेंट करते रहोगे कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए।
एन एन्युटी वेयर पेमेंट कंटिन्यू फॉर एवर, पेमेंट करते रहोगे फॉर एवर, तो वो तो भी पता है ना, परपेचुटी, क्या बोलेंगे इसको, परपेचुटी। क्लियर है कि नहीं, कुछ डाउट है यहां तक, पक्का। 15, इंश्योरेंस कंपनीज कलेक्ट ए फिक्स अमाउंट फ्रॉम देयर कस्टमर्स एट ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, दिस अमाउंट इज कॉल्ड, क्या हो सकता है ये, जो इंश्योरेंस कंपनी है ना वो अपने कस्टमर से एक फिक्स अमाउंट ले रही है। अब मैंने एग्जाम्पल बोला, मेरे घर पे एजेंट आया, एजेंट ने बोला आप कंपनी को चेक दे दो, हर महीने चेक देते रहना, ठीक है, आपका पॉलिसी हो गया। अब क्या करेंगे, जो पैसा जा रहा है वो तो प्रीमियम ही जा रहा है, उसको बोलते हैं प्रीमियम, क्या बोलेंगे, प्रीमियम। तो फिक्स इंटरवल पे आप दे रहे हो पैसा, उसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम बोलेंगे। इन एन ऑर्डिनरी एन्युटी, दो टाइप की होती है एन्युटी, एक तो ऑर्डिनरी मतलब इमीडिएट, एक होता है एन्युटी ड्यू। तो ऑर्डिनरी एन्युटी में हम लोग है ना इंस्टॉलमेंट एंड में पे करते हैं, ये लिखा था मैंने, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। क्लियर, पक्का। तो यहां पे अपना चैप्टर नंबर 2 भी हो गया है। चैप्टर नंबर 2 में जब फॉर्मूले भी थे वो याद रखना, अपना काम आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है तो एमसीक्यू बाहर का भी आता है। मैंने प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को भी स्टडी किया हुआ है, मैंने देखा है कि कुछ कुछ क्वेश्चन है ना एमसीक्यू, सारे तो नहीं समझो, 12 एमसीक्यू है टोटल, 12 ऑब्जेक्टिव्स है, तो 12 में से जो 2 या 3 ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे उसमें से बना दिए। ऐसा प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा हुआ है कि ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था उसको डाल दिया एमसीक्यू में, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे भी मत रहना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखना। कभी कभी आपको फॉर्मूला लिखने को भी आ जाए शायद, कि समझो यहाँ पे आपको समझो ए निकालने का फॉर्मूला चाहिए, एक्यूमुलेट वैल्यू ए, मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालना है अपने को। तो फॉर्मूला क्या था अपना, C/I इन ब्रैकेट 1 + i⁻⁻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 ⁻
1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। बेटा सी का मतलब क्या होता है? एन्युटी। क्लियर है कि नहीं? तो फॉर्मूला भी आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा।